वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अब देखो यहां पहले दो चीजें समझना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां क्या है कि कुछ चीजें सिमिलर सी मिलेंगी आपको। सबसे पहले हम देखते हैं वित्त आयोग को कि वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग, फिर उसके बाद में आएंगे अपन राज्य पे। वित्त आयोग जो है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, ठीक है। ये कहां है, ये केंद्र में व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 280 में अगर इसका प्रावधान है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो संस्था है ये संविधान निर्माण के समय से थी। भाई अनुच्छेद 280 है, इसका मतलब संविधान निर्माण के समय से अस्तित्व में थी। अब ये संविधान निर्माण के समय से अस्तित्व में, इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है तो इसका मतलब कि इसके पास में कुछ वैधानिकताएं हैं, आप इसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते, बाध्यता है। अब ये जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति कि एक तो ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक निकाय है। दूसरा, ये बहुसदस्यीय है। कैसा है? बहुसदस्यीय है। तीसरा, यह अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वा जुडिशियल, अर्ध न्यायिक निकाय है, प्लस ये कैसा है? परामर्शी या सलाहकारी, परामर्शी व सलाहकारी निकाय। अब इस वित्त आयोग का गठन कौन करता है? गठनकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। गठनकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी संरचना, तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, 4 सदस्य। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए इस सदन में आने के लिए? चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, योग्यता, योग्यता में कहा गया है कि आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक क्रियाओं तथा लोक व्यवस्था का अनुभवी व विशेषज्ञ व्यक्तित्व, या तो वो अध्यक्ष बन सकता है या वो सदस्य बन सकता है, क्योंकि फाइनेंस का काम है। अब फाइनेंस का काम है, जब आपको अगर फाइनेंशियली नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे पूरा करोगे उसको? तो संभव ही नहीं है। अब फाइनेंशियल नॉलेज क्या, किस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए? तो फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर ये है कि भाई आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर आपके पास में ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी आय कैसे आप बढ़ा सकते हो, आपकी आय के स्रोत क्या क्या हैं, जो आपकी आय के स्रोत हैं उन स्रोतों में कौन से स्रोत हैं जो लंबे समय तक चलेंगे, कौन से स्रोत हैं जो घटेंगे एक समय बाद में। अब मान लो कि जैसे आपके खेत में तेल का कुआं निकल गया, अब ऐसा थोड़ा ना कि तेल का कुआं चलता ही रहेगा, कभी तो तेल खत्म होगा। लेकिन सोलर एनर्जी प्लांट लगा लिया आपने, अब उसे आप विद्युत बना रहे हो, वो ज्यादा चलेगा कि तेल का कुआं ज्यादा चलेगा? वो ज्यादा चलेगा। तो आपने क्या कर लिया, आपको लगा कि यार इसमें अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरे इसमें खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए, मैं कमाऊंगा 10 लाख रुपए, लेकिन ये 10 लाख रुपए 10 साल ही कमा पाऊंगा। अब मैं सोलर प्लांट लगाऊं, खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए का, लेकिन मैं इसे कमाऊंगा 100 करोड़ रुपए, लेकिन वो मैं कितने समय में कमाऊंगा वो निश्चित नहीं है। तो आप कौन सा काम करोगे? तो ये वित्त आयोग भी यही करता है कि राज्य के पास संसाधन क्या है, उस राज्य की आय के स्रोत क्या है, आय के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में कौन से स्रोत बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं। अब यहां राज्य का मतलब क्या है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के पास में आय का खाली केंद्र सरकार के ही जरिए नहीं है, भाई वो राज्य से भी तो आय प्राप्त कर रही है। आज केंद्र सरकार जो आय प्राप्त कर रही है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, आपकी जो इनकम टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा क्या? जा रहा है ना, आय तो हो रही है उसको।
अब वो राज्य को क्या देता है, तो फिर आपके राज्य की स्थिति क्या है, आपका राज्य किस गति से विकास कर रहा है। तो जो आय सरकार ने प्राप्त की, केंद्र सरकार ने, उसमें से राज्यों का अंशदान क्या है, ये सारी चीजें इसके द्वारा तय की जाती है। तो एक काम नहीं है इसका, कई डायमेंशन में काम करता है ये उतार लिया। अब देखते हैं इसका कार्यकाल। गठनकर्ता कौन है, राष्ट्रपति। फिर है कार्यकाल, कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। इसके सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। भाई नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। फिर है इसका कार्य, इसका कार्य है केंद्र द्वारा संग्रहित राजस्व में राज्यों का अंशदान निर्धारित करना, पहला। दूसरा, राज्य द्वारा प्राप्त अंशदान में स्थानीय स्वशासन तथा स्थानीय विकास नीतियों का की हिस्सेदारी तय करना, तय करना। हाँ, कुछ कुछ जगह पढ़नी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी, कुछ टॉपिक है। फिर इसके बाद में केंद्र का जो प्रथम वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है केंद्र में, 16वां। कौन है अध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया। कहां से संबंध है इनका, अरविंद पनगड़िया का, राजस्थान में भीलवाड़ा से। और ये नीति आयोग जो बना था आपका 1 जनवरी 2015 को, उसके पहले उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तो ध्यान रखना अरविंद पनगड़िया का। दूसरा भी ध्यान रखना फेज कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। फिर इसके बाद में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रहे, फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहे ये। अब यार ये पता नहीं इसका क्या नाम है, केशव चंद है, ऐसा कुछ है। इससे पहले कौन सा था, 15वां। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम है एनके सिंह। एनके सिंह। तो आप कई बार देखते हो भाई केंद्र सरकार ने राजस्थान को इतनी धनराशि जो है वो स्वीकृत करी। आप कई बार पढ़ते हो कि केंद्र सरकार के द्वारा इतनी सहायता दी गई है, वो किस बिहाफ पे दी गई है। तो आपका आधारभूत ढांचा कैसा है, आधारभूत ढांचे के संसाधन कैसे हैं, फिर आपकी उस आधारभूत ढांचे में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, शिक्षा पिछड़ी हुई है, स्वास्थ्य पिछड़ा हुआ है, या फिर अदर जो आपका आधारभूत ढांचा है जैसे सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, क्या पिछड़ापन है यहाँ पे, फिर उसके लिए क्या विकास करना चाहिए, फिर आपके राज्य की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब भाई हम ये कहते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान खनिज संसाधनों का अजायब घर है। बहुत अधिक प्रकार के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, इमारती पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है, सब मिल रहा है यहाँ पे। अब उसकी महत्वता, तो महत्वता ये है कि भाई अगर हम जो कार्बन ईंधन है
हाइड्रोकार्बन जो आपके पास में प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोल निकल रहा है, गैस निकल रहा है, पेट्रोकेमिकल पदार्थ निकल रहे हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। या फिर मूल्यवान पत्थरों पे करना चाहिए, जैसे मार्बल है। अब मार्बल में भी अलग अलग है, जैसे सफेद मार्बल है किशनगढ़ मकराना का है, काला मार्बल है जयपुर बैसलाना का है, गुलाबी हरा मार्बल उदयपुर राजसमंद का है। तो कौन से मार्बल की महत्वता है? फिर बंसी पहाड़ जो है भरतपुर का, उसका जो पत्थर है उसकी महत्वता क्या है? तो इस आधार पे आप क्या करोगे, आपकी सारी पहले जो भी इकोनॉमी जो डिटेल्स हैं वो सारी ये ले लेंगे अपने पास में। फिर ये देखेंगे कि कौन से सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से धनराशि अलॉट करेंगे। अब यहाँ ये पता है कि राजस्थान जो है वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी साक्षरता दर थी, तो पूरे भारत में सबसे नीचे था बिहार, बिहार के जस्ट ऊपर थे अपन। तो आप देख लो एजुकेशन रेशो कैसा है हमारा। फिर इसके बाद में ये कि भाई पंचायती जो संस्थान है उनकी स्थिति भी दयनीय है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पंचायत के चुनाव जो है वो क्षत्रिय विकास के लिए नहीं हो रहे हैं, वो वर्चस्व के लिए हो रहे हैं। तो आज जो सरपंच के चुनाव है, प्रधान के चुनाव है, जिला प्रमुख के चुनाव है, क्या वो क्षत्रिय विकास की नीति को लेकर हो रहे हैं? क्या वो वर्चस्व कायम रखने के लिए हो रहे हैं, दबदबा बनाए रखने के लिए हो रहे हैं? तो उनका क्या है, विकास नहीं हो रहा, वो पिछड़ रही हैं, आज भी पिछड़ रही हैं। तो कुछ ही पंचायतें जो विकास कर पाई, जो आदर्श पंचायतें बन पाई। क्यों नहीं बन पाई इतनी पंचायतें आदर्श? उसका कारण यही था। अब पंचायत में अगर आप देखो तो एक सरपंच को राजस्थान के अंदर लगभग 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। पहले 3.5 थी, अभी बढ़ा के 5,000 करी है। फिर उसके बैठकों के टीए डीए मिला मिलू के कोई 20-25 हज़ार रुपये होते हैं उसके, इससे ज्यादा उसके पास है नहीं वो दिना। लेकिन बजट जो है पंचायत का, वो लाने का काम किसका है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? लेकिन क्या जो बजट ला रहा है, जिस योजना के लिए ला रहा है, क्या उनके लिए वो अपनी पंचायत के लोगों को जागरूक कर रहा है क्या? जैसे ग्राम सभा की बैठक है, सरपंच आया, ग्राम सेवक आया, पटवारी आया, आके वो बताया कि देखो भाई पंचायत ने इस बार ये योजना लागू करी है, भाई आप लोग जो जो एलिजिबल हो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन एलिजिबल होगा, वो आ जाना और योजना का लाभ ले लेना। विकास हो गया, बात खत्म। अब पहले अगर आपने देखा हो तो नरेगा जब आया था नरेगा, कितने लोगों को रोजगार मिला? 100 दिन का मिल रहा था, घर से एक वयस्क को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन उसमें लिस्ट में नाम किसके थे? सरपंच के रिश्तेदार और उनके, या फिर जो मैट है उसका परिवार का कोई व्यक्तित्व जिसको वास्तव में जरूरत थी, क्या उसका नाम था क्या? फिर अगर नाम लिख भी दिए, लिस्ट बना भी दी, तो पैसे किसके पास आ रहे हैं? उसके पास तो आधे जा रहे हैं, आधे सरपंच साहब खा गए। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी सिस्टम लागू कर दिया, सीधा खाते के अंदर जमा। उसमें भी नया तोड़ काट लिया इन्होंने, खाते में जमा, अप्रूवल देंगे तब होंगे, तो पहले दे फिर अप्रूवल दूं, फिर वो वहां से कटवा ले। फिर ये कहा कि बीच में अब कोई दलाल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जाओ अंगूठा लगाओ और दाम लो। फिर ये अब उसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, अब रजिस्टर्ड करवाना है तो दे, तो विकास होगा कहां से? तो ये वित्त आयोग जो है ना, ये वित्त आयोग तय करता है कि भाई किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। फिर राज्य की जो आय है, उस राज्य की आय में से पंचायतों के विकास के लिए हमें जो है वो क्या कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप काम देख रहे हो, कार्य जो देख रहे हो, तो उसमें देखो एक नाम आया है कि राज्य द्वारा प्राप्त अंशदान में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय विकास नीतियों की हिस्सेदारी क्या होगी, यह तय करना। और अब हम राज्य का जो वित्त आयोग पढ़ेंगे उसमें भी यही बात आएगी। तो ये तो था केंद्र का, अब पढ़ते हैं अपन राज्य का। कर दूं चेंज? अब आते हैं राज्य वित्त आयोग। अब देखो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो जो 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था आपके, जिसमें पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके जो प्रावधान थे, उन्हीं प्रावधानों में वित्त आयोग जो है उसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। तो जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे तो वहां पे हम कुछ समितियां पढ़ेंगे, जैसे हम बलवंत राय मेहता समिति पढ़ेंगे, जैसे हम अशोक मेहता समिति पढ़ेंगे, जैसे हम गिरधारीलाल भार्गव समिति पढ़ेंगे, जैसे हम पी.के. थुंगन समिति पढ़ेंगे, जैसे हम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पढ़ेंगे, जी.वी.के. राव समिति पढ़ेंगे, गॉडगिल समिति पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के अंदर आप हरलाल सिंह खर्रा समिति पढ़ोगे, आप गुलाब चंद कटारिया समिति पढ़ोगे। तो ये समितियां जो एक केंद्र सरकार ने बनाई, एक राज्य सरकार ने बनाई, दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है पंचायती संस्थानों को या स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करना। तो ये जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है, इन्हीं के प्रावधानों में अनुच्छेद 243 एक तो कौन सा है, 243 और दूसरा है अनुच्छेद 243 280, हाँ 243 और वाई, इनमें किसका उल्लेख है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। पंचायत और नगर पालिका। अब कई बार क्या है कि बड़ा सामान्य सा प्रश्न पूछते हैं कि पंचायती राज संस्थान और स्थानीय स्वशासन, या फिर सीधा पूछते हैं स्थानीय स्वशासन का मूल अनुच्छेद कौन सा है। भाई यहां आप देखोगे तो 243 अण है, पंचायत है। फिर उसके बाद में यह कहता है आपके पास में नगर पालिका है, तो एक में आपके पास में 16 अनुच्छेद है, एक में आपके पास में 18 अनुच्छेद है। तो इनका मूल अनुच्छेद कौन सा है? पंचायत का और नगर पालिका का मूल अनुच्छेद कौन सा है, या फिर स्थानीय स्वशासन का मूल अनुच्छेद कौन सा है?
इतनी माथापड़ी करने की जरूरत कहाँ है? 243 ही तो है। अरे भाग 9 में, भाग 9 कै में जो कुछ भी आ रहा है 243, 243 कै खे घे घे ढे ये खे ये चे जो भी आ रहा है, आगे क्या है? आगे तो 243 ही है। और यही प्रश्न पूछा हुआ था, एक पटवारी एग्जाम में पूछा था कि स्थानीय स्वशासन का मूल अनुच्छेद है 243। भाई इसके इर्द गिर्द तो घूम रहा सब कुछ, सारा का सारा अनुच्छेद तो एक ही है, ये तो उसके सब पार्ट है। उसी में एक सब पार्ट में आप देखोगे तो अनुच्छेद 243 आई, ये तो किसके लिए? पंचायतों के लिए। वाई ये किसके लिए है? नगर पालिकाओं के लिए। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। वित्त आयोग एक ही है लेकिन उल्लेख दो जगह किया गया है। क्यों? क्योंकि हम भाग कितने पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन के? 2। एक भाग तो हम क्या पढ़ेंगे? एक भाग तो कौन सा पढ़ेंगे? 9। और एक भाग कौन सा पढ़ेंगे? 9 कै। एक भाग जो है ये तो क्या है? पंचायत टाइटल। और एक भाग इसका टाइटल क्या है? नगर पालिका। अब यहां पे भाग 9 में पंचायतों के लिए वित्त आयोग प्रावधान कहां है? कहां है? इसके लिए तो यहां है। नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का उल्लेख प्रावधान कहां किया गया है? तो इसके लिए यहां हो गया। ऐसे ही चुनाव आयोग में होगा, राज्य निर्वाचन आयोग में, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का भी चुनाव करवाता है, नगर पालिका भी कराता है। तो भाग 9 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख और भाग 9 कै के लिए। अब ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग का गठन भी कौन कर रहा है? तो जो राज्य का विधिक प्रमुख है, सॉरी विधिता अध्यक्ष है, कौन है? राज्यपाल। तो गठन कौन करता है? राज्यपाल। अब जो गठन किए जाएंगे, अब आप जानते हो कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, क्या वो सारे कार्य अपनी मनमर्जी से कर लेते हैं? क्या उनको देनी होती है सलाह? अब उनको सलाह देने वाला कौन है? केंद्र में प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, वो सलाह देंगे। तो गठन कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। संरचना, हाँ लिख लो, उसको लिख लो। फिर संरचना, संरचना में वही एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। अब 4 सदस्य अधिकतम है, ये ध्यान रखना, दोनों जगह ही क्या है? अधिकतम। जरूरी नहीं कि 4 ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होंगे। ये बात इसमें उल्लेखित की गई है, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। समय क्या है इसका भी? कार्यकाल 5 साल। अब इनके लिए भी योग्यता क्या है? सेम। योग्यता, योग्यता वही आर्थिक क्रियाओं व लोक व्यवस्था, अनुभवी व विशेषज्ञ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हो। हाँ, ज्यादा ज्यादा 4 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तालिया। रखने पहला वर्तमान और इससे पहले वाला। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर कोई भी संस्था ऐसी है जिसमें उसके गठन को लेकर वर्तमान तक अगर 5-6 लोग ही अगर मुखिया के रूप में रहे
तो वो आपको पूरा क्रम जो है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या है, क्रम पूछते हैं। अब आप ये देख लो कि आपके राज्यपाल या मुख्यमंत्री का क्रम पूछ लिया जाता है, कौन किसके बाद में आया। तो यहाँ पे भी क्रम ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पास में जो वित्त आयोग चल रहा है वो कितने नंबर का है? वो 6ठे नंबर का है। राजस्थान में 6ठे नंबर का है, केंद्र में 16वें नंबर का है। तो यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें वित्त आयोग, तो राजस्थान के संदर्भ में वित्त आयोग जो है इसका गठन हुआ कब? तो एक तो तारीख याद रखो। अब आप बताओ कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकृति कब मिली, या राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था कब लागू करी? भाई पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में कब लागू हुई? वो अलग चीज है, वो तो उद्घाटन हो रहा है, वैधानिकता नहीं है ना। उसके बाद में तो अधिनियम बना के 1959 में आंध्र प्रदेश ने लागू किया है, हमारे यहाँ तो उद्घाटन हुआ है। हाँ, लेकिन वैधानिकता नहीं थी, टाइम पे चुनाव नहीं होते थे, चुनाव होते भी थे तो मुखिया कोई और होता था, जबकि शक्ति किसी और में नीत होती थी, अस्थिरता थी। तो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है आपका, 73वां जिसमें पंचायत कह रहे हैं, 74वां जिसको आप स्थानीय निकाय कह रहे हो, नगर पालिका कह रहे हो, तो पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन प्रावधान को राजस्थान में कब लागू किया गया? अब ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं। केंद्र सरकार जो है वो 24 अप्रैल 1992 का यह अधिनियम है, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर किए। 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे भारत में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लागू कर दिया गया था। कुछ क्षेत्र कौन से? जैसे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली हो गया, इनमें लागू नहीं हुआ था, बाकी राजस्थान में लागू हुआ था। इसीलिए तो हम 24 अप्रैल को क्या मना रहे हैं? 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस नहीं मनाते क्या? ये क्या है? ये है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, राज दिवस। अब राजस्थान में बात करनी है, तो राजस्थान में आपको क्या करना है? ये तो है केंद्र में, अब अपन बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान इस प्रावधान को जब लागू कर रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो तारीख में से एक कम कर दो, तारीख कितनी हो गई? 23 अप्रैल, और सन में एक जोड़ दो, 1994। तो लगभग एक साल का डिफरेंस है, लगभग एक साल का डिफरेंस है। तारीख क्या करनी है? बस एक कम करनी है, उधर एक बढ़ा दो। भाई 92 में अधिनियम आया, 93 में लागू हुआ, केंद्र सरकार ने 93 में इसको स्वीकृत किया, राजस्थान ने इसे 94 में। अब उद्घाटन सबसे पहले राजस्थान में हो रहा है, ठीक है, लेकिन पहली बार अधिनियम बना के लागू कर रहा है आंध्र प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन इसे सबसे पहले कौन अपना रहा है? कर्नाटक। 10 मई को, 24 अप्रैल को लागू हुआ, 10 मई को किसने लागू कर दिया? कर्नाटक ने लागू कर दिया। तो आधुनिक प्रावधान सबसे पहले किसने लागू किया है? कर्नाटक ने लागू किया। अब इसी के तहत अगर आप देखोगे तो राजस्थान ने कब अपनाया है? 23 अप्रैल 1994 को। तो वित्त आयोग का गठन भी कब होगा? जैसे ही इसको अपनाया तो इसके प्रावधान में ही तो वित्त आयोग है, भाई वित्त आयोग इसी के प्रावधान में ही तो है, तो इसका गठन भी कब हो गया? 23 अप्रैल 1994। और पहला अध्यक्ष कौन है? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, पहला कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। हाँ, योग्यता दोनों में एक सी है ऋतु जी। कितनी देर हो गई? पहले कौन? के गोयल। दूसरा हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तीसरा माणिक चंद सुराणा। चौथा पहली बार कोई महिला बन रही है, ज्योति किरण। अभी कौन सा है? छठा प्रद्युमन सिंह। सदस्य भी है क्या इनके साथ कोई? इनके साथ सदस्य भी है क्या कोई? दो सदस्य हैं, एक तो कौन है? लक्ष्मण सिंह, और एक है अशोक लाहौटी। एक कौन है? अशोक लाहौटी। हाँ, 4 कर सकते हैं अधिकतम।
उतार लिया, उतार लिया। अब देखो ये जो अध्यक्ष की लिस्ट आ रही है, जैसे कृष्ण कुमार गोयल है, हीरालाल देवपुरा है, माणिक चंद सुराणा है, बीडी कल्ला है, ज्योति किरण है, प्रद्युमन सिंह है, इनमें आपको कोई एक ऐसा अध्यक्ष जो विशेष हो, जो इन सब से अलग, उसकी महत्वता, कोई विशेष महत्वता हो इसमें से। कैसे? प्रद्युमन सिंह की कैसे? 5वें वित्त आयोग में सदस्य था प्रद्युमन सिंह, बस इतनी महत्वता है, बाकी नहीं है। ज्योति किरण पहली महिला हो गई, ठीक है। इसके अलावा बीडी कल्ला मिनिस्टर रहा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, बीडी कल्ला तो मंत्री रहे हैं ज्यादा ज्यादा, इतना ही है। और क्या है? और देखो कुछ थोड़ा सा अगर जो दिमाग पे जोर डालो, कौन है? सीएम था। आप ये सोचो ना कि, हाँ, अब आप ये देखो ना कि राजस्थान का वित्त आयोग का ऐसा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहा है, यूनिक ये तो पूछते हैं। प्रश्न आजकल क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भाई राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं। विशेष तो ये हुआ राजस्थान का कौन राज्यपाल है जो लोकसभा में अध्यक्ष रहा। क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो व्यक्तिगत जो डिटेल पूछ रहे हैं वो यहां से ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो कई हैं ऐसे। तो यहां पे ये देखो, ये अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखना राजस्थान के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। विशेष तो ये हुआ। अब आपको सीधा सा प्रश्न देते हैं, और ये प्रश्न पूछा हुआ है, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे कौन है? आपके हीरालाल देवपुरा। किसकी? नहीं तो वो तो राज्यपाल है। पद पे रहते हुए तो एकमात्र सीएम बरकतुल्ला खान है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, और तो कोई नहीं है। प्यारे मियाँ उपनाम था उनका, और अपनी देह को उन्होंने चिकित्सा शोध के लिए समर्पित कर दिया था। है? वो करवाऊंगा एक दिन, घंटे भर का ही है, एक दिन करवा दूंगा मैं। अरे शिक्षा मंत्री मेरे भाई, मुख्यमंत्री में रात दिन का अंतर होता है। बीडी कलर है ना, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। अब ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग ने कहा कि भाई राज्य की जो आय है, इस राज्य की आय में से लगभग 6.472% ये जो हिस्सा है ये स्थानीय स्वशासन के लिए होगा। कितना? 6.472%। राज्य की जो आय है, इस राज्य की आय का कितना हिस्सा जो है वो किसके पास जाएगा? स्थानीय स्वशासन के पास। अब इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया कि भाई अगर पंचायत को देना है, पंचायत, तो इसका कितना प्रतिशत पंचायत को देना होगा? तो इसका 75.10%। 75.10% तो किसको दोगे? पंचायत संस्थानों को। पीछे कितना बच गया? 24.90। तो जो शहरी निकाय हैं उनको कितना दोगे? 24.90%। राज्य की टोटल जो आय है, उस टोटल आय में से ये हिस्सा आप निकाल दोगे किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। इसमें से इतना हिस्सा किसको दे दोगे और इतना हिस्सा इसको। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 70.10 और इधर कितना है? उसको सुधारना भाई, 24.90। हाँ उसको सुधारना, 24.90 और 75.10 है। 75.10 है, 24.90 और 75.10 ही है, उसको सुधार लेना। वहाँ वो 75-20-5, 75-20-5 वो अलग है। तो राज्य की कुल आय का 6.472% जो है वो हिस्सा निकाल दिया जाएगा किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। उस स्थानीय स्वशासन के हिस्से में से 75.10% किसको दे दिया जाएगा? आपके पंचायतों को, और शेष किसको दे दिया जाएगा? आपके शहरी निकाय को।